अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग को क्लास 10th के नए चैप्टर एग्रीकल्चर हमने कल स्टार्ट किए थे और पिछले लेक्चर में मैंने आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक, तो आज हम लोग इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ टाइप्स ऑफ फार्मिंग हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग में आपके जो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यानी एग्रीकल्चर जो है 3 तरह से प्रैक्टिस किए जाते थे, यानी किए गए हैं। जैसे पुराने टाइम में अलग से, फिर इसके बाद यानी विद टेक्नोलॉजी के साथ या टाइम के साथ जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है इसमें बहुत सारे चेंजेस हमने देखे। ठीक है, हम देखेंगे इसमें कि मतलब टाइम के साथ साथ क्या क्या चेंजेस आए हैं इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। ठीक, तो जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में जो फार्मर्स होते हैं वो एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड को कल्टिवेट करते हैं विद प्रिमिटिव टूल्स के साथ, यानी पुराने जो टूल्स उनके पास जो होते थे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के लिए उनको यूज़ करके ये लोग वहाँ पे कल्टिवेशन करते थे। तो ये वहाँ पे जो लोग काम करते थे उसमें ये कोई मशीन का या कोई मिसाल जैसा अभी हमारे पास इतने सारे ट्रैक्टर या हार्वेस्टर मशीन्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते थे। ठीक है, वो लोग टोटली डिपेंड ऑन नेचर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग अपने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में भी नेचर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड थे। ठीक है, तो उस टाइम वो लोग सिर्फ अपनी जो फैमिली नीड्स है उसको पूरा करने के लिए या फैमिली नीड्स को मीट करने के लिए वो लोग क्या करते थे एग्रीकल्चर यानी कल्टिवेशन ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड। ठीक, और उस टाइम वो लोग, मैंने अभी पहले बताया कि प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ करते थे। और वहाँ पे जो है उस टाइम मैंने अभी ये भी बताया कि नेचुरल यानी नेचर पे ज़्यादा डिपेंड है, यानी सॉइल की फर्टिलिटी से लेके इरिगेशन तक जो है ये लोग पूरी तरह से नेचर के ऊपर डिपेंड रहते थे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल इरिगेशन के अगर हम बात करें तो प्रिमिटिव टाइम में ये लोग बिल्कुल मॉनसून के ऊपर डिपेंड रहते थे, रेनफॉल के ऊपर। ठीक, और सॉइल की फर्टिलिटी जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्लैश एंड बर्न। ठीक है, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक, ये जो प्रैक्टिस है ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है अभी भी हमारे वर्ल्ड में या हमारे इंडिया में प्रिमिटिव कम्युनिटीज़ जो है ज़्यादातर इस प्रैक्टिस को अभी भी फॉलो करते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है दैट इज़ स्लैश एंड बर्न, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक, तो ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम इसको क्यों कहते हैं या स्लैश एंड बर्न क्यों कहते हैं, तो स्लैश एंड बर्न जो मेथड है ये प्रिमिटिव टाइम में इस तरह से करते थे कि फॉर एग्जांपल एक पीस ऑफ लैंड के ऊपर ये लोग जब वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं उनको पहले काटते थे। ठीक है, फिर उसको काटने के बाद उसको सूखने देते हैं, फिर इसमें आग लगा के इसके स्लैश जो है या इसमें आग लगा देते हैं। फिर इसके बाद जो स्लैश वहाँ पे रहते हैं ज़मीन पे उसके अंदर उसमें वो लोग सीड को मिक्स करते थे। फिर सीड को मिक्स करने के बाद बारिश का वेट करते हैं, जब बारिश होते हैं तो वहाँ से प्रोडक्शन होना शुरू हो जाते हैं। ठीक, फिर यही इसी प्रोडक्शन से ये लोग अपनी फैमिली नीड्स को पूरा करते हैं। फिर कई दिनों या कई सालों तक ये लोग ऐसा करते रहते हैं जब तक कि सॉइल की फर्टिलिटी कम ना हो। ठीक है, तो जब मसल एक ही ज़मीन पे हम लोग बिना कुछ यूज़ किए बार बार उसी पे कल्टीवेशन करते हैं तो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है या सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है ऑब्वियसली। तो सॉइल की जब फर्टिलिटी कम होते हैं तो ये लोग दूसरी जगह पे शिफ्ट होके वहाँ पे फिर से कल्टीवेशन सेम प्रैक्टिस जो है फॉलो करते हैं उस लैंड पे भी। ठीक, तो इस तरह से ये लोग कल्टीवेशन करके अपने फैमिली नीड्स को पूरा करते थे इन दी प्रिमिटिव टाइम्स में। ठीक, तो अब जैसे ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो प्रैक्टिस है ये क्या कहेंगे इसको हम लोग कि इसमें ये जो है हमारे कंट्री में या बहुत सारे कंट्रीज़ में या हमारे स्टेट्स में अलग अलग इसके नाम है। ठीक है, मतलब स्लैश एंड बर्न या जूमिंग कल्टीवेशन इस तरह से, या जैसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इस तरह से बहुत सारे इसको नाम दिए हैं अलग अलग स्टेट्स या अलग अलग कंट्री के पार्ट्स में। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग आपके बुक पे ये सारे नाम जो है दिए हैं तो उसको आप लोग थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है कि जो प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल है वो डिक्रीज़ हो जाती थी इन द प्रिमिटिव टाइम में। ठीक, और ये जो है अपने जो सॉइल की जब प्रोडक्टिविटी या सॉइल की जो फर्टिलिटी कम हो जाते हैं तो ये लोग दूसरे जगह पे शिफ्ट होती है। ठीक है, और जो पहले जहाँ पे ये जो प्रैक्टिस करते थे उसको ऐसे ही रखते हैं तो वो नेचर में खुद ब खुद जो है नेचुरली रिप्लेनिश हो जाती है उन सॉइल की फर्टिलिटी। ठीक है,
तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज़ इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक, तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होते हैं कि देयर इज़ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन द लैंड। ठीक है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में लैंड के ऊपर जो प्रेशर है वो ज़्यादा होती है। इंटेंसिव यानी प्रेशर, इंटेंसिव सेक्शन किसी चीज़ के ऊपर अगर हम लोग ज़्यादा फोर्स करते हैं दैट इज़ इंटेंसिव। ठीक, तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में भी क्या होते हैं, फैमिली नीड्स को मीट करने के लिए ज़मीन के ऊपर जो ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होती है तो उस टाइम हम क्या कहेंगे, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक, ये जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कब करते हैं या क्यों करने पड़ते हैं, ड्यू टू ये इसके रीज़न मैं आपको पहले बाद में बताऊंगी। पहले हम लोग ये समझेंगे कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होती है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ड्यू टू हाई पॉपुलेशन ज़मीन के ऊपर ज़्यादा मतलब हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करने की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा प्रोड्यूस जब हम करते हैं तो ज़मीन के ऊपर ज़्यादा फोर्स हमें डालनी पड़ती है, ज़्यादा इंटेंसिव हो जाते हैं। ठीक है, तो मोर फूड प्रोड्यूस, लेकिन हमारे पास लैंड भी लिमिटेड होती है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाती है कि हाउ टू प्रोड्यूस मोर। एक लैंड भी लिमिटेड है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, तो देयर इज़ ए चैलेंज हाउ टू प्रोड्यूस मोर। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा चैलेंज हमारे सामने आ जाती है कि हम लोग कैसे प्रोड्यूस करें। ठीक, तो इस टाइम जो है, जो इंटेंसिव लेबर है इसमें, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है इसमें लेबर इंटेंसिव, ये जो फार्मिंग है लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, जो ज़्यादातर हमारे यूपी बिहार वाले जगहों पे, यूपी बिहार में जो है ये इंटेंसिव फार्मिंग ज़्यादा किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हैवी डोज ऑफ बायोकेमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एरीगेशन सिस्टम्स जो है, एरीगेशन सिस्टम भी ये लोग डिफरेंट तरह के एरीगेशन सिस्टम को भी यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है इसके मतलब क्या रीज़न है। ठीक है, ऐसे क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमें इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग करनी पड़ती है, दैट इज़ राइट टू इनहेरिटेंस। ठीक है, तो राइट टू इनहेरिटेंस में क्या होता है, जो हमारे जो परदादा की ज़मीन है उसमें डिवीजन 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 होते जाते हैं जब उसकी जनरेशन टू जनरेशन बढ़ती जाती है। ठीक है, तो उसी ज़मीन से आज भी 4 लोगों को हमें फेट करना है, उस टाइम भी फेट करते थे। ठीक है, तो हमें वो जो उसकी वजह से क्या होता है, उसके चलते जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस के चलते हमारे जो लैंड होल्डिंग जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो उस वजह से जो है हमें क्रिएटिंग इनॉर्मस प्रेशर ऑन द लैंड, या जितने भी हमारे पास लैंड है उसके ऊपर इनॉर्मस प्रेशर जो है एग्जर्ट हो जाते हैं, क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके जो थर्ड टाइप है इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।